सुहेल आफरीदी का नाजरीन फिर से बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ मर्दान में, नौशहरा में। बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, लोग रिएक्शन दे रहे हैं और हर चौक डी चौक का जो नारा है वो अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हर बंदे को पता होना चाहिए कि उसकी ड्यूटी क्या है, लेकिन उस हवाले से मैं आपको गारंटी करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टके का काम नहीं किया। तहरीक इंसाफ सिर्फ इस दाव पे बैठी हुई है कि लोग सुहेल अफरीदी और इमरान खान साहब की मकबूलियत और इस चक्कर में जो इमरान खान साहब ने कह दिया बस लोग निकल आएंगे और हर चीज बंद कर देंगे, बगैर प्लानिंग के ऑटो पे लग के सारा कुछ हो जाएगा। इनके दिमाग में यह है, इम्कान है शायद ये हो जाए, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि ये ऐसे होता नहीं है। लेकिन मोमेंटम तो बना है, सुहेल अफरीदी ने मोमेंटम तो बनाया। अपने तौर पे जितना वो जोर लगा सकता था उसने अपना जोर तो लगाया। अब सुहेल अफरीदी ने कहा जी जुमेरात को मुलाकात के लिए मैं अडियाला जाने का भी ऐलान करता हूं। अब वो जुमेरात को अडियाला जाएंगे। उसने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जुमेरात को मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। देखते हैं, क्योंकि जुमेरात से पहले मंगल आएगा। मंगल को इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी मुलाकात करने के लिए, तो इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात होगी तो फिर उसके बाद सुहेल अफरीदी की भी हो जाएगी अगर होनी होगी तो। और मंगल को ही आइडिया हो जाएगा कि जुमेरात को क्या होने वाला है। तो सुहेल अफरीदी का ये कहना है कि जुमेरात को अडियाला जाने का ऐलान उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी मैं वहां जाऊंगा और जाके कोशिश करूंगा। यानी ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को ये एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये बावर करवाना चाहती है कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा जी हम वाकई मुलाकात नहीं करवा सकते, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब ये दावा किया था अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत करते हुए 2 तारीख को कि आपकी हम इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उसको माइंड किया और फिर इतना रगड़ा दिया इस मुलाकात के लिए अपोजिशन को और हुकूमत को कि दोनों को पता चल गया कि हुकूमत के पल्ले कख नहीं है। यानी ये बात अब अपोजिशन को भी पता चल गई है कि ये हुकूमत कुछ नहीं बेचती, इनके पल्ले कख नहीं है। ना ये मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एक छोटी सी चीज मनवा सकते हैं, ना इनकी कोई सियासी हैसियत है, ना इक्तदार में इनका कोई हिस्सा है, तो इनकी औकात कोई नहीं है। ये बात अपोजिशन को पता चल गई है। दूसरा, इस अमल से यह भी हुकूमत को बता दिया गया कि जनाब आप टके टोकरी है, आपकी कोई औकात नहीं है। चाहे मरियम नवाज कहें कि मैं जेल के अंदर हीटर भी बंद कर सकती हूं और खाना भी बंद कर सकती हूं, लेकिन औकात इन लोगों की कुछ नहीं है। और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को समझ आई कि अब इमरान खान साहब की मुलाकात करवाना जरूरी है, जो दरवाजे नहीं खुल रहे थे पिछले पूरे हफ्ते में, ये मुलाकात हो सकती थी ना। यानी पूरा हफ्ता ये कोशिश की गई कि किसी तरह इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को बदला जाए और अब उनके ऊपर जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस की तलवार लटका कर, यानी सबने धमकियां लगाई कि 10 साल सजा हो जाएगी, कोई कहता जी 14 साल सजा हो जाएगी। तो जो लोग इमरान खान साहब को मिले उन्होंने कहा इमरान खान ने इसकी परवाह नहीं की, इसके ऊपर बात ही नहीं की। और जब इसकी बात हुई उन्होंने कहा ठीक है, जैसे बाकी सजाएं दी हैं ये भी सजाएं दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यानी जिस चीज को इमरान खान साहब के लिए बतौर खौफ इस्तेमाल किया जाता है, इमरान खान साहब उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है और इसकी फिक्र ना करो, तुम अपनी बात करो जो बात करने के लिए आए हो। तो हुआ ये जनाब के रात को 2 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता किया गया और उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि जनाब इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात है, तो कल आपने बराए मेहरबानी आ जाइए, आपकी मुलाकात है इमरान खान साहब से। तो अब क्योंकि आपको पता है आजकल धुंधों वाले दिन है और रस्तों में धुंध भी होती है, उसकी वजह से हामिद खान साहब नहीं पहुंच सके। पूरी कोशिश की सलमान अकरम राजा साहब ने, वो इस्लामाबाद में तो एंटर हो गए लेकिन मुलाकात तब तक खत्म हो चुकी थी, वो भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि धुंध की वजह से आपको दूर से आना हो तो आप सड़कें उस तरह खुली हुई नहीं होती ना, आप वैसे वो ट्रेवल कर सकते हैं, तो गाड़ी भी आप तेज नहीं चला सकते, तो रिस्क तो रहता है। तो जो मुझे बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि धुंध की वजह से हमारे 2 लोग उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए कि जनाब हमने पूरा जोर लगाकर देख लिया, हम इमरान खान की 10 मिनट की मुलाकात नहीं करवा सके और जिस वक्त हमारी बस हो गई तो ये मुलाकात जो है वो अब करवा दी गई है। तो इसमें हुकूमत बेचारी की बेबसी भी आपके सामने आ गई। अब मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, मुझे अंदर से कुछ खबरें हैं, कुछ मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और कुछ बाद में। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन के खिलाफ शोकाज नोटिस आने वाला है और इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ये ऑर्डर दे दिया कि शोकाज नोटिस जारी करो, और बड़ा सख्त ऑर्डर दिया इमरान खान साहब ने, और वहां कोई बंदा भी डिफेंड करने वाला नहीं था। अब ये क्योंकि एक आधा दिन बीच में है तो इसमें अभी कुछ और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाकर इमरान खान साहब को मिलेंगे मंडे को, तो अगर इमरान खान साहब ने अपना फैसला ना बदला तो शोकाज नोटिस तो आएगा। तो उसके बाद मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। मुझे कुछ चीजें और भी पता चली है
कि इस शोकॉज नोटिस पे जब बहस हुई तो क्या चीजें डिस्कस हुई और किसने क्या कहा और किसने क्या जवाब दिया और इमरान खान साहब का इसके ऊपर फिर क्या कहना था और उनका मौकिफ क्या है इस सारे मामले को शोकॉज नोटिस को लेकर। बहरहाल ये तो एक चीज है उनकी पार्टी की इंटरनल। अब इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा कि जो तीसरी मीटिंग होने जा रही है हुकूमत के साथ, इस मीटिंग में हुकूमत को तहरीरी तौर पे आप दे दें और जुडिशियल कमीशन की डिमांड के ऊपर, यानी ये वो वाहिद चीज है जिसपे इमरान खान साहब आकर डट गए जी हमें नहीं निकालते, जेलों से ना निकालें, और जेलों के अंदर अगर कारकुनों को और टाइम गुजारना भी पड़ता है तो कोई नहीं, हम फेस कर लेंगे। लेकिन जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, चाहे वो 9 मई को हुआ हो चाहे वो 26 नवंबर को हुआ हो, 9 मई के बाद तो मैं गायब हो गया था नाज़रीन, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ किस तरह हुआ। मुझे तो 142 दिन एजेंसियों ने अपनी तहवील में रखा, तो इस बीच में मुझे आइडिया नहीं था कौन पकड़ा गया कौन छूट गया किस तरीके से मामला चले। तो ये तफसीलात जब मैंने देखी और जब मैंने डाटा देखा और उन लोगों तक एक्सेस की कि जो लोग उस दिन कत्ल हो गए थे, जिन लोगों को उस दिन शहीद किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी अच्छा खासा नंबर था। और अब 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसका तो मैं खुद विटनेस हूं, मैंने सारी चीजें खुद रिपोर्ट की हैं, देखी हैं, सारा मीडिया देखा है, सोशल मीडिया देखा है, लोगों से राब्ते किए हैं, लोगों से मुलाकातें भी मेरी हुई हैं, तो ये तो बड़ा क्लियर है। अब इमरान खान साहब इन दोनों के ऊपर जो जुडिशियल कमीशन है इस मामले से तो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जी मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहेंगे। ये तकरीबन कोई 35 से 40 मिनट की मुलाकात हुई है जिसमें सारे लोग बैठे हुए थे। उससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आधे घंटे की अलग मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब ने जो 2-4 इंस्ट्रक्शन दिए, एक तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर उन्हें कहें जी कि अब आप तैयारी कर लें कि आपने जुडिशियल कमीशन बनाना है, और फाइनली उनको बता दें कि तीसरी मुलाकात के बाद उन्होंने जुडिशियल कमीशन यह बनाना है, और अगर वो ये नहीं बनाते या वो इस तरफ नहीं आते तो फिर मुज़ाकरात फारिग हैं। ये इमरान खान साहब ने क्लियरली कह दिया है। और इसके बाद जो है इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो बैरूने मुल्क है उससे कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखे, यानी ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में कोई चीज हासिल करने की कोशिश करें। हाँ, इंसानी हुकूक के हवाले से हम आलमी सतह पर आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी आवाज उठाएंगे। ह्यूमन राइट्स का मामला हो, इंसानी हुकूक का मामला हो, तो वो क्योंकि पूरी दुनिया का मसला होता है, तो इसके ऊपर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम खुलकर और जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फैसले होंगे वो पाकिस्तानी ही करेंगे। अवाम ने अपना फैसला दे दिया था, मैंडेट की सूरत में वो तस्लीम करना पड़ेगा पाकिस्तान के निजाम को। नंबर 2, पाकिस्तानी अपना फैसला खुद मनवाएंगे और हम अपना फैसला मनवाएंगे। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने पार्टी को अहकाम दिए हैं कि बड़े मोहतात बयानात दिए जाएं और किसी से कोई मदद की उम्मीद भी ना रखे और किसी पर भरोसा भी ना करें, अपने बाजुओं पर, अपनी पार्टी पे और पाकिस्तानियों पे भरोसा करें। ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अपने लोगों को वहां पे कहा। और इस हवाले से वहां पे उन्हें मशवरा दिया गया इमरान खान साहब को, एक शख्स की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर है, उन्होंने कहा जी क्यों ना हम इसमें जो है वो इन मामलात के ऊपर स्पेसिफाई कर दें कि ये बंदे बात करेंगे और सब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो इस पे भी राय जो है इसको इमरान खान साहब ने सराहा और बाकी लोगों ने कहा ठीक है हम इसके ऊपर ये देख लेते हैं कि खास तौर पे जो खारजी मामलात हैं, जो बैरूनी दुनिया से कोई प्रेशर आ रहा है, उसमें हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। आप स्विट्जरलैंड गए, उनके साथ इस खुशी के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे और शहबाज शरीफ ने गालिबन आसिम मुनीर की तरफ इशारा भी किया, डोनाल्ड ट्रंप को बताया और उन्होंने कि वो बैठे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आसिम मुनीर ही थे जिस तरफ शहबाज शरीफ ने इशारा करके बताया डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इसके अलावा कोई और वजह हो नहीं सकती इशारा करने की। नादरीन, इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और वो इमरान खान साहब के गले की हड्डी बन गया। तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की मुश्किलात कम नहीं हो रही। इमरान खान साहब जेल में पड़े हैं और उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वर और सहाफी, वो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ पैगाम पहुंचाते हैं पाकिस्तानी कौम को कि इमरान खान किसी मुकदमे में जेल में बंद नहीं है। वो मुकदमा कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान को, साबिक वजीर आजम को जेल में डाला जाए। वजह सिर्फ इतनी है कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो गई, आलमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। तो पाकिस्तानियों को ना किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए। खुले दिल से आप इस हकीकत को तस्लीम करें और खुले दिल से आप इस बात को माने कि पाकिस्तान ने अमली तौर पे ऐलान तो नहीं किया लेकिन इसराइल को तस्लीम कर लिया। आप खुले दिल से इस बात को मान लें। पाकिस्तानियों को यह बात मान लेनी चाहिए, अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहिए।
पाकिस्तान ने सिर्फ अनाउंस नहीं किया, इसराइल के साथ हमने एक वर्किंग रिलेशनशिप का आगाज कर लिया है। एक वर्किंग रिलेशनशिप इसराइल के साथ हमने डेवलप कर लिया है, एक ऐसे बोर्ड के अंदर जिसमें गजा के हवाले से फैसले किए जाएंगे। पहले DGISPR आज मुलाकात करने जा रहे हैं यूट्यूबर्स से, यानी इन्हें यूट्यूबर्स कहा जाता था और ताने दिए जाते थे। आज से कुछ अर्सा पहले तक जिन सहाफियों को नौकरियों से निकाल दिया जाता था और जो लोग यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कवरेजेस करते थे या अपना तज्जिया करते थे या खबरें पेश करते थे, उन्हें ताना दिया जाता था, उन्हें घटियापन का निशाना बनाया जाता था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिससे सबसे पहले इमरान खान साहब ने समझा और वो समझ गए कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया ये पाकिस्तान का फ्यूचर मीडिया है। तो इन्होंने कंट्रोल तो कर लिया सारा का सारा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, अखबारात भी कंट्रोल हो गए, टेलीविजन भी कंट्रोल हो गए, लेकिन वहां से काम बना नहीं, वहां से बयानिया नहीं बना। और अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जेर निगरानी कुछ डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बनाए, लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म वो बनाते हैं वो बड़ी जल्दी बेनकाब हो जाता है, सबको पता चल जाता है कि ये प्लेटफॉर्म उनका है और फिर उसके बाद वो प्लेटफॉर्म भी फारिग हो जाता है। तो अब जनाब उन्होंने यूट्यूबर से मुलाकात करने का फैसला किया। बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये दावत दी गई पहले, फिर उन्हें कंफर्मेशन की कॉल आई और उन सबसे कहा गया कि DGISPR आपसे मुलाकात करेंगे। अब क्योंकि मैं भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो करता हूं, साबिर शाकिर भाई भी करते हैं, मोहित पीरजादा साहब भी करते हैं और बहुत सारे लोग हैं वो भी करते हैं, अब वजाहत सईद खान साहब हैं वो भी यूट्यूब पे करते हैं, यहां नजम बाजवा साहब रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो जर्नलिस्ट हैं और वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस करते हैं। तो फिर हमारा भी हक बनता है कि हम सवालात करें और हमें भी सवालात करने की इजाजत होनी चाहिए। गो कि आजकल हमारे बारे में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं सोचते DGISPR या उनके अदारा, लेकिन चले, मैं इदारा को तो मैं नहीं कह सकता, फौजी तो हमारे भाई हैं बहुत सारे और बड़ा प्यारा उनसे एक दिल का ताल्लुक है, एक रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन ये फौजी की आदत आती जाती रहती है, कभी कोई आता है एक पॉलिसी ले आता है, दूसरा आता है एक और ले आता है। ये नौजवानों से भी जा जाकर मिलते हैं कॉलेजेस में। तो चंद सवालात हैं जो इनके सामने जरूर रखे जाने चाहिए। तो जो हमारे दोस्त जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये 12 सवालात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आप DGISPR से जरूर पूछें। और अगर DGISPR का महकमा ये सुन रहा है और मुझे पता है मेरी वीडियो वो सुनते हैं, तो वो ये 12 सवालात लिखकर DGISPR के सामने रख दें। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इनके जवाब दे देंगे। नंबर 1, आप कहते हैं कि आपका सियासत में कोई किरदार नहीं है, मगर आपके वजीर दिफा ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने जितनी घटिया सियासत की उतनी तो किसी ने भी नहीं की। आप जनरल बाजवा के साथ भी DGISPR थे, आप जनरल आसिम मुनीर के साथ भी DGISPR हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि जनरल बाजवा के दौर में भी आप यही कहते थे कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आज भी आप यही कहते हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो क्या आपका वजीर दिफा झूठ बोल रहा है? तो सियासत से फौज के ताल्लुक के ऊपर जरूर एक सवाल पूछें और मिसालें देकर पूछें। नंबर 2, आप ये कहते हैं कि आपके इदारे में अकाउंटेबिलिटी है। 4 मरतबा आपके इदारे के जर्नैलों ने पाकिस्तान के आईन को बराह रास्त आकर तोड़ा और मार्शल लॉ लगा दिए। इनमें से एक भी मार्शल लॉ लगने वाले डिक्टेटर के खिलाफ क्या आज तक कोई कोर्ट मार्शल हुआ? क्या कोई कानूनी कार्रवाई हुई? क्या इदारे ने कोई कार्रवाई की? क्या किसी को कोई सजा दी गई? मैं सिर्फ 4 डिक्टेटर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने बराह रास्त आकर मुदाखलत कर दी और हुकूमतों में कब्जा करके आईन को तोड़ दिया। जो लोग बराह रास्त नहीं आए और उन्होंने हुकूमतों के खिलाफ साजिशें की वो अलग है। तो अगर अकाउंटेबिलिटी है फौज के अंदर बतौर इदारा, तो इन डिक्टेटर्स में से किसको सजा हुई इसकी तफसीलात बता दीजिए। नंबर 3, हमेशा सियासतदान ही जेलों में क्यों जाते हैं? हमेशा सदर और वजीर आजम ही जेलों में क्यों जाते हैं? आज तक कभी कोई आर्मी चीफ जेल में क्यों नहीं गया? खास तौर पे जो 4 डिक्टेटर थे उनमें से कोई भी जेल में क्यों नहीं गया? नंबर 4, इस्तिस्ना जब अंबिया इकराम ने नहीं लिया, जब खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिया, जब अहले बैत को इस्तिस्ना नहीं मिला, जबकि जय्यद उलमा इकराम पाकिस्तान के ये कह चुके हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है और कुरान मजीद की तालीमात के खिलाफ है, तो आपके इदारे के सरबराह ने यह इस्तिस्ना क्यों कबूल किया? नंबर 5, आप 9 मई की माफी का तकाजा करते हैं कि एक सियासी जमात जिसने 9 मई को कुछ ऐसी हरकत की जो आपको पसंद नहीं आई, वो ये कहते हैं जी हमने नहीं की, आपने की। चले जो भी है, आप ये कहते हैं कि 9 मई की माफी का आप तकाजा करते हैं कि माफी मांगी जाए और कई मरतबा आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये कह चुके हैं कि इंतशार छोड़ें और सदके दिल से माफी मांगे, मगर आज तक आपके इदारे ने मुल्क टूटने की माफी क्यों नहीं मांगी? आज तक आपने यहां पे डिक्टेटरशिप बार बार लाने के लिए या मार्शल लॉ लगाने के लिए
माफी क्यों नहीं मांगी? क्या आपको माफी नहीं मांगनी? नंबर 6, पाकिस्तानी फौज से मुंसलिक इदारे कारोबार क्यों करते हैं? क्या अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, भारत, चीन, रूस या दुनिया की कोई भी बड़ी फौज कारोबार करती है? और अगर आप पाकिस्तान में कारोबार करते हैं तो इन कारोबारों पे आपको किस किस्म की इम्यूनिटी या टैक्सेस में छूट, यानी कितनी छूट आपको मिलती है, दीगर मामलात में आपको कितनी सब्सिडी और कितना छूट आपको मिलता है कारोबार करते हुए, यह भी तफसीलात शेयर करते हैं। नंबर 7, क्या आप कश्मीर की आजादी के लिए कोई डेडलाइन दे सकते हैं? हर चीज की आपके पास डेडलाइन होती है ना कि इतने अरसे में ये कर देंगे, फिर ये कर देंगे, फिर ये कर देंगे। क्या कश्मीर की आजादी का कोई रोड मैप आपके पास है और उसकी कोई डेडलाइन आप दे सकते हैं? क्योंकि 78 साल से आपका दावा है कि आप कश्मीर आजाद करवाएंगे। नंबर 8, आज तक आईने पाकिस्तान की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के किस इदारे ने की? इसका जवाब भी दे दें। नंबर 9, क्या आप यह बता सकते हैं कि आलमी मुलाकातों में कौन कौन से जमहूरी ममालिक अपने आर्मी चीफ को साथ लेकर जाते हैं? कल जो मुलाकात हुई वहां पे डेविस में, स्विट्जरलैंड में, वहां पाकिस्तान के फील्ड मार्शल गए हुए थे शहबाज शरीफ के साथ। आप बता सकते हैं कि और कितने ममालिक हैं जो अपने आर्मी चीफ को अपने साथ लेकर आए उस मुलाकात में? नंबर 10, अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने यह दावा किया कि पाकिस्तान ने अपनी फौज गजा भिजवाने के लिए खुद ऑफर की है और लिखकर ऑफर की है। इसकी क्या वजह है?